सो इस चैनल पे मैं तकरीबन अ, शायद 2 साल बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। वो भी कोई जैसे मैं यूजुअली वीडियोज़ डालता था, लाइट लाइट मतलब नॉर्मल व्लॉग्स, उससे बिल्कुल डिफरेंट हट के हैं। सो बहुत लोगों का मतलब मन में शायद हो या ना हो, आई डोंट नो कि कहाँ हूँ मैं 2 साल से। सो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा मैं कि मैं कहाँ हूँ। और मे भी लोगों को लगेगा कि वीडियो बना के सिंपैथी ले रहा है, गलत कर रहा है वीडियो बना के, क्यों कर रहा है ऐसा। बट वीडियो अगर पूरी देख सको तो तब मुझे बताना कि मेरा इन चीज़ों पे वीडियो बना के अपने मन की बातों को बाहर निकालना ज़्यादा गलत है, या जो भी अभी तक मेरे साथ चल रहा है वो ज़्यादा गलत है। और ना मुझे ये पता कि मैं वीडियो में क्या बोलूँगा, ना मुझे ये पता कि मैं कब हँस दूँगा, ना मुझे ये पता कि मैं कब रो दूँगा, किस बात पे रो दूँगा। और ना मुझे ये पता कि वीडियो की लेंथ कितनी होने वाली है, ना मुझे ये पता कि मैं कितने टेक्स में शूट करूँगा इसको, या कहाँ मैं कितना फंबल करूँगा। सो शुरुआत करते हैं मेरी ग्रेजुएशन के बाद से। सो कॉलेज लाइफ में मुझे आप लोगों को जैसे पता है कि अ, मैं काफ़ी मतलब एक जॉयफुल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी मेरी। एक्चुअली मुझे अपनी 12th से शुरू करना चाहिए, मतलब 10th 11th 12th 8th या 7th, कभी भी स्कूल लाइफ की बात करते हैं तो उस टाइम पे बच्चों का ये रहता है ना कि मतलब मैं ना काफ़ी ज़्यादा मन से बहुत ही लाइक वीक वीक हार्टेड, इस टाइप से इमोशनल कह सकते हैं, इस टाइप का मेरा नेचर है। चीज़ें ज़्यादा जल्दी लगती हैं, चुभती हैं, अच्छा नहीं लगता कोई कुछ बोलता है तो। सो इस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी रही है शुरू से ही। और स्कूल लाइफ में कोई बुली करता था, कोई कुछ करता था, कोई मज़ाक उड़ा देता था, तो वो चीज़ें हर्ट करती थी। घर आके मम्मी को बता देता था कि ऐसा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अ, एक इम्पैक्ट डालती है कहीं न कहीं। तो थोड़ा कम-कम बोलता था मैं अपने स्कूल लाइफ में। लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैं आया, तो मैंने खुद से ही सोचा कि ऐसे इंट्रोवर्ट रह के कुछ नहीं मिलेगा, खुद से ओपन अप होना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट रहा तो मैं पढ़ने वाला था ही, मैं शुरू से पढ़ने वालों में मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, टॉप करूँ हर बार, आगे से आगे रहूँ हर चीज़ में। तो अगर मैं इंट्रोवर्ट ही रह जाता तो यही सोचते-सोचते कि मैं टीचर से, प्रोफ़ेसर से कॉलेज में कुछ पूछूँगा, कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, तो उसे ग्रैब कैसे कर पाऊँगा अगर मैं इंट्रोवर्ट रहा। तो मैं खुद से ही वो चीज़ ओवरकम की। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा केओस था कि मुझे नहीं पता था चीज़ें कैसे चलती हैं कॉलेज की। और उस टाइम पे सेक्शंस इतने डिवाइडेड होते थे, एक क्लास के लिए अभी यहाँ जाओ, दूसरी क्लास में वहाँ जाओ, इतने सारे शफ़ल होते रहते थे बच्चे, तो कोई दोस्त नहीं बन पाया उस टाइम तक। और यही था कि जैसे ग्राउंड में जैसे बच्चे बैठे रहते हैं, तो उनमें भी मैं कभी ऐसा नहीं था कि मैं जो हर टाइप का, मुझे पता है कि वो मज़ाक उड़ाने वाले भी होते हैं, अलग-अलग चीज़ों के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे, हर तरीके के ग्रुप में मतलब लोग मिल जाएँगे। तो मेरा क्या रहता था, मैं लेता था अपना अ, ग्राउंड में, कभी फ़ोटोज़ खींच रहा होता था मैं फ्लावर्स की, कभी वहाँ पे गिलहरी आ जाती थी, तो उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता था। मेरे फ़ोन में अभी भी इतनी सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं इन्हीं चीज़ों की। और तब तक तो हमारी जो बिल्डिंग थी नई वाली, वो भी नहीं बनी थी हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक, तो कभी मैं वहाँ के टाइम लैप्स बना रहा होता था, तो ये सब चल रहा होता था। और तब मतलब फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही गया। सेकंड ईयर में अ, चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होने लग गई, मतलब क्लासेस का हमें शेड्यूल पता चल गया, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब काइंड ऑफ पता चलने लगी। और अ, अच्छे से अब क्लासेस में अब तो 1 साल हो चुका है, तो हाँ, दोस्त भी बने। दोस्त नहीं कह सकते, मतलब हाँ, क्लासमेट्स बने। और तो एंड तक आते-आते एक किसी भी चीज़ का नाम नहीं लेने वाला मैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है इन चीज़ों के बारे में अगर हम ब बात करने लग जाते हैं तो। किसी की तारीफ़ करते रहो तो तब तक ठीक है, बट अगर चीज़ों में कमी निकालने लग जाओ
कमी निकालने क्या लग जाओ, अगर कुछ दिखता है तो उसके बारे में बोलना चाहिए ना। और मेरा नेचर हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हाँ, मैं गलत चीज़ें नहीं सह सकता और उनके ऊपर बोल देता हूँ मैं, जो कि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम देंगी, जिन्होंने मुझे प्रॉब्लम दी भी है। और तो इन्हीं के बारे में हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने उनके कोर्सेज़ में एनरोल किया। मेरे लिए चीज़ें खुली, नए-नए अलग-अलग डिफरेंट टाइप के हर स्ट्रीम के बच्चों से मुलाकात हुई और डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स थे वहाँ पे। हर किसी की बातें सुनने को मिलती थी। एक्सपीरियंसेस उनके अलग होते थे। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो वो चीज़ें सीखने को मिलती थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि टेक्निकल चीज़ें मैंने सीखी। सीखी क्या, वो चीज़ें मुझे हालाँकि आती थी, क्योंकि फ़ोन में मैं वो चीज़ें सीखता रहता था। तो अच्छा लगता मेरे को वहाँ पे काइंड ऑफ जैसे बोल सकते हैं ना कि अंधों में खाना राजा, उस टाइप वाली फीलिंग आती थी। और इसके बाद मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं कॉलेज का एसएलपीसी प्रेज़िडेंट बनूँ। अब इसकी भी मैं फुल फॉर्म नहीं बोलूँगा। तो इसकी वज़ह से मेबी और ज़्यादा मेरी रीच बढ़ी और ज़्यादा मतलब लोगों से कनेक्ट हुआ मैं। उस ऑर्गेनाइज़ेशन की क्लासेस की वज़ह से भी कनेक्ट हुआ और एसएलपीसी वाली चीज़ों की वज़ह से भी कनेक्ट हुआ। तो और स्कूल सॉरी कॉलेज की क्लासेस अब 3rd ईयर तक आते-आते हमारी मतलब फिक्स हो चुकी थी कि हाँ, तो 3rd ईयर में जाके मतलब एक बोलते हैं ना कि कन्फर्म कन्फर्म वाले पक्के वाले जो दोस्त होते हैं उस टाइप के बन गए कि हाँ, वो मेरा पता क्या रहता था, मेरा घर कॉलेज से काफ़ी दूर पड़ता था। तो मैं सुबह कुछ भी खाने के लिए नहीं लेके जाता, मैं सुबह चाय पी के निकल जाता था पहली बस से गाँव से। तो दोस्त तो वो हमेशा टिफ़िन में मेरे लिए खाना लेके आता। मतलब उसका हमेशा के लिए हो गया था फिक्स कि वो 2 रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आएगा। तो कहाँ तो मैं 12th अपने स्कूल लाइफ़ में ऐसा इंट्रोवर्ट था कि मैं किसी से बोलना भी प्रेफ़र नहीं करता था, मुझे डर लगता था कि और कहाँ मेरे 3rd ईयर आते-आते मैं इतना ज़्यादा ओपन अप हो चुका था कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर खुल के बोल सकता था। और चीज़ें मैंने खुद से की। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि मैंने चीज़ें खुद से की। मैंने अपने इंट्रोवर्ट नेचर को ओवरकम किया और स्कूल टाइम में मेरे बहुत से स्कूल्स चेंज हुए किसी न किसी रीज़न से। और हाँ, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी जिसमें पापा का बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने हमेशा मैंने बट नेचर मेरा इंट्रोवर्ट था स्कूल में और उस चीज़ ने मेरे को बाद में ओवरकम करने में हेल्प की। तो मैं बोलना सीख तो चुका ही था कि कैसे किसी के आगे बोलते हैं। तो अ, हाँ, कहाँ थे हम? कॉलेज के थर्ड थर्ड ईयर में। तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, दोस्त बने, सब कुछ चल रहा था। और हाँ, तो थर्ड ईयर आते-आते प्लेसमेंट्स हुई। उस टाइम तक मैंने काफ़ी सारी प्लेसमेंट्स में सिक्योर भी की पोज़ीशंस, बट उस टाइप के रोल्स नहीं थे जो मैं जिनमें मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ या जो मैं करना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट जिस ऑर्गेनाइज़ेशन से मैंने कोर्स किया था, उसमें जो हमारे टीचर थे, तो जैसे वो यूथ के साथ कनेक्ट कर रहे थे, जैसे हम जैसे बच्चे थे, उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैं चाहता था कि मैं उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में अ, लाइक उन्हीं की तरह टीच करूँ, बच्चों से कनेक्ट करूँ और तो मैं ये चाहता था। तो एंड आते-आते सिचुएशंस ऐसी थी जो हमारे खुद के जो ट्रेनर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ दी क्योंकि वो लाइक फर्दर हायर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो चीज़ें ऐसे ही चली कि मैंने उनको अपना लाइक ज़ाहिर किया कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आपके वाली पोज़ीशन पे ही मैं मुझे काम करना है। एंड उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, तो मेबी मैं ट्राई करता हूँ कि बात करूँगा टीचर से। मैंने सबसे मेरे जो कन्वीनर थे, जो कॉलेज में कन्वीनर थे, जो हेड थे हमारे उस ऑर्गेनाइज़ेशन, ज़ोनल हेड थे। आई थिंक ज़ोनल हेड ही बोलेंगे उनको, या मतलब जो मैनेज कर रहे थे हमारा हरियाणा वाला साइड। तो उनको भी ज़ाहिर किया कि मैं ऐसे-ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट वाला जो उनका विंग है, फिर उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो स्टूडेंट वाला उनका वो था, उसका जो चैप्टर हेड था, उसको भी पता था कि मैं इस चीज़ के लिए कितना सीरियस हूँ, उस पोस्ट के लिए। ठीक है, मैं अब आगे बताऊँगा इस बारे में। सो
उसने कहा कि हाँ, मैं भी करूँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा। उसने बोला, जो हेड कमिटी, जो स्टूडेंट वाली कमिटी, उसके चैप्टर हेड ने बोला कि हाँ, मैं भी रिकमेंड करूँगा। हमारे एसआरएम ने भी बोला। तो तब मुझे ये चीज़ें बोली गई बाद में अचानक से कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। सो मैंने सोचा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक वैलिड रीज़न है कि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। बट हाँ, कहीं न कहीं फिर भी मन में था। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं फाइनल सेमेस्टर के। 1 महीने का गैप होता है, तो 1 महीने के गैप के बाद मैं किसी रीज़न से कॉलेज में जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो एसआरएम थे वो तो जा चुके थे, कॉलेज टाइम में जब हम थे, और उस पोज़ीशन पे वही स्टूडेंट कमिटी का चैप्टर हेड बैठा है। एंड मैं कन्फ्यूज़्ड, मैं शॉक एकदम बहुत ज़्यादा, लाइक ये कैसे? तो जो अनदर हमारे ट्रेनर के साथ ही जो ट्रेनर थे, उनकी प्रमोशन हो चुकी थी तब तक शायद। और तो उनसे मैंने बात की कि सर ये कैसे, लाइक मुझे तो बोला गया था कि आपको पीजी चाहिए, बट वो जो स्टूडेंट चैप्टर हेड था, तो उसके पास भी शायद नहीं है पीजी, जहाँ तक मुझे पता है, नहीं है पीजी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने देव, हमने तुम्हें कॉल किया और तुमने कॉल पिक नहीं किए। हमें पता था कि तुम इस चीज़ के लिए, बट मैंने उनको प्रूफ दिखाया, स्क्रॉल किया कि सर मेरे पास कहीं पे भी कॉल्स नहीं आए हैं। सो एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक हिट करी यहाँ पे कि ठीक है, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, या एक फ्री और फेयर इंटरव्यू होता, या कुछ भी एक पोजीशन के लिए पता होता मुझे कि हाँ पोजीशन ओपन हो चुकी है, हमने पीजी वाली कंडीशन भी हटा दी है। बट इंटरनली सीधा सीधा बोलता हूँ, पॉलिटिक्स हुआ है, और ठीक है, जो भी है मैंने एक्सेप्ट किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चीज़ के साथ ही पता नहीं क्या हुआ, मेरा सोशल मीडिया से, हर चीज़ से मेरा बिल्कुल मन उठ चुका था, पता नहीं क्यों। और कहीं न कहीं हाँ, और एक प्लेसमेंट भी मुझे मिली है हमारे कन्वीनर मैम के थ्रू। उन्होंने वहाँ पे मेरे लिए अप्रोच लाइक उनको पुश किया कि बच्चा अच्छा है, इनको प्लीज़ एक चांस दीजिए। बल्कि वो तो शायद लड़की को ही प्रेफ़र कर रहे थे। हाँ, ये मैं मानता हूँ, मैम आपने हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। बट जो चीज़ें वहाँ पे शुरू में मुझे प्रॉमिस की गई थी कि आपका रोल ये रहेगा, जॉइनिंग के बाद वो रोल कंप्लीटली उन्होंने ओवरहॉल कर दिया, चेंज कर दिया। सो अब मुझे सेल्स करनी थी फील्ड में जाके। अगले ही दिन, जॉइनिंग के अगले ही दिन मुझसे ये पूछ लिया गया कि देव तुम कितने टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हो? मैंने सेल्स नहीं की कभी, ना मैं सेल्स करना चाहता। सेल्स के चक्कर में ही एक बार गलत ये हुआ था कि हमें एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, स्पेशली उसमें भी लड़कियां थी। सो उस टाइम पे एक लड़की थी, उसने मुझसे रीच आउट किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, और उस इंटर्नशिप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि हम कस्टमर को कॉल करना होता है ना, जैसे उनको बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट कार्ट में है, या जैसे भी है, तो फॉलोअप लेना होता है। तो वो कस्टमर ने मुझे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। मेरी मम्मी भी साइड में बैठी थी और फ़ोन स्पीकर पे था। तो और मेरे घर के भी स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं इस चक्कर में मैं अपने ट्रेनर, जिनके साथ मेरे ब्रदर जैसे रिलेशन थे, मैं उनसे तक लड़ गया क्योंकि ये चीज़ मुझे गलत लगी। और एज़ अ एसएलपीसी प्रेज़िडेंट मेरी ड्यूटी शायद यही थी कि हाँ, मैं चीज़ों को ऊपर लेके जाऊँ, जो लोगों को परेशानी हो रही है वो बताऊँ। बट इस चीज़ से ये साबित हुआ कि देव तुम ना कमियाँ निकालते हो हर चीज़ में, और ये लेबल लग गया मेरे ऊपर कि तुम कमियाँ निकालते हो। और लेबल तो यहाँ तक लगा है कि एक बार हमारे कॉलेज में नैक की विज़िट थी, और उनको किसी ने बता दिया कि कॉलेज में कमी है। इट वाज़ नॉट मी मैम, इट वाज़ नॉट मी, अगर आप देख रहे हो तो, वो मैंने नहीं किया। मैं अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे भी पता है कि मैं आप तक लेके आऊँगा, आप वो सॉल्व करोगे। बट हाँ, वो चीज़ मैंने नहीं की। मैंने उनको नहीं बोला कि कॉलेज में क्या कमी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोला क्या गया है वहाँ पे। तो अब मैं इस चीज़ का प्रूफ़ आपको कैसे दूँ? और दे भी दिया तो मुझे नहीं पता आप उस पे बिलीव करोगे भी या नहीं, बट वो मैं नहीं था।
आई डोंट नो वीडियो कहाँ जा रही है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। तो मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, अभी तक तो नहीं हूँ, शायद बन जाऊँ कभी। तो सेल्स करनी है मुझे फील्ड में जाके, तो मैंने पापा को बताया। पापा को सेफ्टी की ज़्यादा टेंशन रहती ही है, क्योंकि मैंने कभी भी बाइक शहर में नहीं चलाई, कभी भी ना मुझे एक्सपीरियंस। और मुझे वहाँ पे अलग-अलग जगह पे जाना था बाइक पे, जो कि मैंने पहले तो कभी भी नहीं किया था। मुझे डर भी लग रहा था ट्रैफ़िक में बाइक चलाने में। पहले मुझे बोला गया था कि काउंसलर का रोल होगा, तो मैंने सोचा कि अरे! यहाँ पे तो काउंसल करना होगा बच्चों को, गाइडेंस देनी होगी या रजिस्टर्स में एंट्री करनी होगी या कुछ भी लगा लो, लेकिन सेल्स नहीं था मेरे दिमाग में कि सेल्स करनी होगी। हाँ, तो फिर मैंने वो वहाँ से छोड़ दिया। मुझे घर से ये बोला गया कि इन सब में मत पढ़, हम तुझे टाइम दे रहे हैं, तेरे पास टाइम है, तुझे आगे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर ले, हमें नहीं चाहिए कि तू जॉब कर अभी। और पापा इतना सपोर्ट करते हैं मुझे कि सिचुएशंस ऐसी हैं घर की कि मेडिकली बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, मेडिकल मेडिकल चीज़ों पे, लाइक फाइनेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारा। मम्मी की हेल्थ सही नहीं रहती, उस पे भी आऊँगा बाद में, सब कंप्लीट स्टोरी बताऊँगा 2 साल से क्या चल रहा है। तो पापा ने बोला कि तू छोड़ दे, कोई बात नहीं, तू पढ़ ले। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू से बैचेस परचेज़ कर लिया और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए लग गया। क्योंकि एक बार लाइक कॉलेज के शुरुआती टाइम में 2021 में मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मैंने बिना पढ़े भी, मतलब मेरे कट ऑफ से, जो हमारी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहती है, तो उससे मेरे लगभग 5 से 10 नंबर कम थे, वो भी बिना पढ़े। तो थोड़ा लगा कि हाँ, मैं शायद अगर मैं पढ़ूँगा तो कर लूँगा। इससे पहले भी 1-2 चीज़ें हुई। जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी उनमें अ, एक और मेंटर थे, मैंने उनको भी बताया था कि ऐसे-ऐसे मुझे इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे सोशल सेक्टर में एक वर्कशॉप हो रही थी, उस ऑर्गेनाइज़ेशन ने अरेंज कराई थी वो वर्कशॉप, वो शायद उदयपुर में थी। तो वहाँ के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं सेलेक्ट हुआ। और किस्मत पता नहीं मेरी कैसी है, कॉलेज में एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा था, तो वो चल रहा था करनाल से, गवर्नमेंट एफिलिएटेड था वो। और सेम डे पे मुझे उदयपुर की ट्रेन में बोर्ड करना था, चढ़ना था करनाल से। तो पहले मैं अपने गाँव से गया करनाल, जो कि 30 टू 35 किलोमीटर पड़ता है। पानीपत पास पड़ता है, बट मेरी डिस्ट्रिक्ट करनाल है। तो करनाल गया मैं, वहाँ पे शाम तक उन्होंने बैठा के रखा। इनफैक्ट हम 10 बजे चले गए थे वहाँ पे। अब पता नहीं वो मार्केटिंग का कोई उनका गिमिक था या क्या था, उनको क्या चाहिए था, क्या नहीं। तो जिस दिन मतलब बोर्ड करनी है ट्रेन, उस दिन उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उस दिन उन्होंने हमें बैठा के रखा। पता नहीं वो क्या पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहे थे या क्या। कुछ समझदार थे जो उठ के चले गए। अच्छा हुआ वो उठ के चले गए, क्योंकि उनका और भी इंटरव्यू थे और मैं भी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और अच्छा ही था। काश मैं भी उस टाइम पे कर लेता। मैं अपना बैग पैक करके वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ। और वो भाई साहब, सर, भाई साहब क्या बोलूँ उनको, वो आते हैं, मेरी ना एक मीटिंग है और ये बताओ मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लूँ पहले या इनसे मीटिंग कर लूँ? मतलब उन्होंने, वो ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये देख के शेड्यूल नहीं किया कि आज उनको इंटरव्यू लेने हैं और आज इनको मीटिंग करनी है। और अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप सुबह से अगर ऑफिस में हो, हमें दिख रहे हो आप सामने टहलते हुए, तो आप तब इंटरव्यू आपने शुरू क्यों नहीं किया? आप फ़ोन चला रहे हो वहाँ पे बैठे हुए। हाँ, आप कलीग्स के साथ चाय पी रहे हो बैठ के वहाँ पे, तो आप इंटरव्यू नहीं ले पाए उस टाइम पे। तो मैं निकला जैसे-तैसे, हमें लगभग 5 बज गए और 5 बज के मैं जैसे करनाल से दिल्ली वाली साइड गया, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक, पता नहीं क्यों उस दिन ना तो एक भी बस मिली। और मैं वहाँ से, मुझे जो हमारे मेंटर मैम थे, उनके कॉल आए जा रहे, जो वहाँ पे हमें लाइक हमारे साथ जा रहे थे भैया, उनके कॉल आ रहे थे कि देव तुम अरेंज कर लोगे ना, देव तुम अरेंज कर लोगे ना, देव।
देव कैसे बताए वहां से बसेस नहीं आ रही, देव कैसे आ जाए, देव कोशिश कर रहा है वहां पे खड़ा हुआ। देव ने बसेस छोड़ के वैन्स वैन्स में बैठा, मैं ऑटो में बैठा तो मैं करनाल से घरौंडा पहुंचा। घरौंडा नीचे, ऑटो हमेशा नीचे से ही जाएगा, नीचे वाली लेन से। तो वहां पे आ, किसी ऑटो की और सॉरी, दो ट्रक्स थे, अनाज मंडी घरौंडा, जो अनाज मंडी वहां से ट्रक निकल रहे थे, ट्रैक्टर निकल रहे थे, और दोनों कोलाइड हो गए और वहां पे पलटा हुआ था। तो इतना भारी जाम, इतनी सी जगह, उसी में से बाइक घुस रही है और उसी में से ऑटो जा रहा है। कार वालों की तो पूछो मत। इतना 6 से 6:30 मुझे बज गए थे। ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर नवंबर में दिन जल्दी ढल जाता है, रात हो जाती है। सो और मुझे ये भी पता था कि आगे जाके बाईपास, दिल्ली बाईपास पे जाम लगा मिलेगा, क्योंकि वहां से ट्रैफिक आ भी रहा होता है, जा भी रहा होता है, दिल्ली जाने वाले करनाल, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाला भी ट्रैफिक होगा और दिल्ली से चंडीगढ़ वाला रूट पे भी ट्रैफिक होगा। तो वहां से मुझे कॉल पे कॉल आ जा रहे थे, तुम आ पाओगे, तुम आ पाओगे। मैं क्या करता उस टाइम पे, बट मैं नहीं जा पाया। मुझे बोला गया कि तुम बस करके आ जाओ और घर पे, मतलब ऐसा बोल देना कि मैं ट्रेन में ही हूँ। बट मैं नहीं कर सकता सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। किस्मत जब सही नहीं चल रही हो ना, तो चीज़ें गलत होती है। तो वही है कि ना मैंने कभी इतनी दूर के लिए ट्रैवल किया अकेले, ठीक है, और झूठ बोल के तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था मैं ट्रैवल। तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे पापा मैं लेट हो गया, पापा क्या करूँ। तो बोले कि तू ट्राई कर ले, कोई बात नहीं, अगर जा पा रहा है तो ठीक है। पापा ने मना नहीं करा। बट जब 7 ही बज गए मुझे उस ट्रैफिक में, पानीपत पानीपत पहुंचते पहुंचते मुझे उस टाइम पे 7 बज गए। मे बी मेरे पास वो क्लिप पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया वो चीज़ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि हाँ मैं सच में 7 बजे पहुंचा हूँ। तो बट कोई नहीं मानेगा, क्योंकि एक टैग लग चुका है मेरे ऊपर कि हाँ, इसको इस ये कमियां निकालता है, ये टाइम से नहीं पहुंच पाता। ठीक है, मैंने उस चीज़ के लिए 2,000 रुपये पे एडवांस कर रखा था। मेरे को पता था कि वो सीट मेरे लिए रिजर्व हो चुकी है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मैं किसी और का हक भी ले रहा हूँ। बट मैं क्या करता, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं एयरलिफ्ट होके वहीं पे चला जाऊं। तो वहां से उन मेंटोर के साथ साथ मेरे रिलेशन शायद खराब हो चुके, बिल्कुल बिल्कुल। काइंड ऑफ वो बड़ी दीदी जैसी थी। मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने से लेके अब तक मैं अपने कॉलेज के किसी भी दोस्त से, मेरी ना कॉल पे बात हुई, ना हम मिल पाए। और हाँ, ये है कि कॉलेज के टाइम पे मैंने जित कभी भी हमारी लड़ाई हुई, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई किसी भी दोस्त के बीच, कोई जूनियर था, मतलब जूनियर्स के साथ मैं ऐसा रहा कि वो मेरे छोटे भाई-बहन हैं। सीनियर्स को मैंने हमेशा भैया-दीदी बोला, और जो मेरे ऐज के थे, जो मेरे क्लासमेट थे, उनको मैंने बिल्कुल ऐसे भाई माना, बिल्कुल सगा भाई। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मैंने क्लियर किया, हमेशा, हमेशा क्लियर किया। मैं लड़ाई ज़्यादा दिन चलने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई, मुझे स्कूल में कोई दोस्त नहीं मिला, और इनमें मुझे अपने दोस्त दिखे, इनमें जूनियर्स में मुझे अपने दोस्त दिखे, सीनियर्स में अपने दोस्त दिखे, कि हाँ, कॉलेज लाइफ में ही तो दोस्त बनते हैं। ना किसी ने कॉल किया, मैंने सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था। एटलीस्ट जिनके पास मेरा नंबर था, वो तो शायद मुझसे पूछ सकते थे ना कि भाई कहाँ है, क्या हुआ। और सोशल मीडिया मैंने इसलिए डीएक्टिवेट नहीं किया कि मैं चाहता था कि सब मुझे आगे सिंपैथी दे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मुझे ये नहीं करना था। बट मन उठ चुका था चीज़ों से, और चीज़ें सही भी नहीं चल रही थी। फिर एक उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें एक इंटर्नशिप मिली। हमें जो हमारे ही एलुमनाई थे उनसे कॉन्टैक्ट करना था। उसमें भी कुछ चीज़ें थी, जैसे 5-5, 10-10 साल पुराना शायद डेटा था। कुछ लड़कियाँ थी जिनका मैरिज तक हो चुकी थी, और एक का पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। एक एक को मैंने कॉल किया, उसके हस्बैंड ने उठाया। उसने मुझे इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी, इतनी भद्दी-भद्दी। मैंने बोला, "भैया रुक जाओ, हमें ऑफ़िशियली तो काम करना है। हम ऐसे थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि आपसे कोई भी रैंडमली आपकी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आपकी, मैं क्यों बिहार में या यूपी में उनको कॉल करूँगा, हरियाणा से मेरे को ऐसा नंबर मिल गया और मैं उनको छेड़ रहा हूँ।" तो मैंने फिर जो हमें इंटर्नशिप में जो मेंटर थे हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो वही वही बात, देव तुम्हें कमियाँ निकालनी आती हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा, हर बार ये चीज़ सुनने को मिलती है। तो भाई फिर वही बात जो बचपन में हुआ कि बुली होते तो वो चीज़ मन में बैठ जाती है।
है ना? तो अब भी ये चीज़ मन में बैठ गई कि शायद हाँ, मैं कमियाँ ही देखता हूँ हर चीज़ में, यही मेरा नेचर होगा शायद। मतलब उस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ तो मेरा बहुत ही मैं उनसे बात करना चाहता किसी से भी, ना शायद वो मुझसे बात करना चाहते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, ख़त्म है तो ख़त्म है, मुझे इतना वो नहीं लेना-देना उनसे। बट हाँ, मैं चाहता था कि मैं पानीपत में यूथ के साथ काम भी कर पाऊँ, जो जिसमें मैं अपना 100 क्या मैं 1000% देने को रेडी था, मैं देता और मैं अपनी मम्मी के पास रहता, मैं अर्न कर रहा होता, मैं अपने पापा की हेल्प कर रहा होता और उनके पास होता इमरजेंसी सिचुएशंस में, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस हुई हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती हैं। मम्मी की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाती है वर्स। तो वो चीज़, वो मौका छीन लिया गया ऑफ़िस पॉलिटिक्स ने। तो वो ऑर्गनाइज़ेशन दिखाती है ऐसा है कि हम फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कुछ इस टाइप का उनका वो रहता है कि हम हेल्प करते हैं, हम समझते हैं, हम गाइड करते हैं। बट मेरे मेरे साथ तो नहीं किया आपने सर, मैम। मेरे साथ तो आप लोगों ने ऑफ़िस पॉलिटिक्स की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रास्ता निकाल लूँगा अपना कैसे न कैसे, और मैंने निकाले भी। मैंने अक्टूबर में ही अ, एक्सेंचर में मैंने क्रैक किया इंटरव्यू। बट एक्सेंचर में गुड़गाँव में कुछ सैलरी इतनी कम थी और लाइक ना तो वहाँ पे रह पाता मैं, ना काम कर पाता, और क्या ही तो मैं घर भेजता। तो नहीं बन पाता, वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। तो वो ऑफ़र लेटर मेरे पास पड़ा है, बट मैंने जॉइन नहीं किया उसको, क्योंकि मुझे ये भी बोल दिया गया था कि तू प्रिपरेशन कर ले, हमें तुझसे जॉब नहीं चाहिए, तू पढ़ ले, और हम चाहते हैं कि तू कुछ 10-10, 20-20 हज़ार में ना पढ़ के कुछ अच्छा कर। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, मैं बैच ही लिया जैसे मैंने बताया, तो मैं प्रिपरेशन करने लगा। देखते-देखते अक्टूबर से फरवरी आ गया, मार्च आ गया। तो सीजीएल लास्ट ईयर 2024 का रिज़ल्ट आया, एसएससी सीजीएल का। उसमें पता चला कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हुई है, मतलब डिस्क्रिपेंसी हुई है, और चेकिंग में, नंबर्स में मतलब धांधली हुई है बहुत ज़्यादा। और प्रोटेस्ट हुए इसको लेके 1-2 बार, छोटे-मोटे। तो मन में फिर वही कि मेरे साथ फिर ये हो गया। जब जब तक मैं नहीं कर रहा था प्रिपरेशन सब सही चल रहा, जब मैं प्रिपरेशन करने लग गया, तो ये हो गया। अब ठीक है, हो रहा है, बट एकदम से हर चीज़ हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हर किसी को लगता होगा मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट जेन्युइनली अब ना तो किसी को बता पाता हूँ, ना और कुछ हो पा रहा है, ना कोई कॉल कर रहा है, हर किसी ने कट ऑफ कर दिया है। जिसको जितनी हेल्प चाहिए थी, जितना यूज़ करना था एज़ अ लेटर, वो जब मैं किसी कॉलेज में पोस्ट पे था, ये लाइक कोई भी मैं रोल टाइटल था उस टाइम पे, तब तक उन्होंने अच्छे से यूज़ किया। नहीं समझा मैं चीज़ें, मैं सोचता था कि चलो दोस्त हैं ये, लाइटली लिया मैंने चीज़ों को, हेल्प करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, नेचर ऐसा है मेरा कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ, तो मार्च के बाद क्या हुआ, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मम्मी को पैनक्रेटाइटिस है पेट में। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। ये तो मेरा 1 साल था। अब नेक्स्ट ईयर मेरा कैसे जा रहा है। मार्च में मम्मी को पेट में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा रहता था हमारा, एक दिन हम वहाँ पे होते थे दिल्ली, और एक दिन घर पे, और फिर पापा अगले दिन काम पे जा रहे होते थे, तो पीछे से टेक केयर भी करना, और खाना-वाना जो भी रहता है वो सब चीज़ें देखना, साफ-सफाई, घर के काम, ये सब, फिर पढ़ना भी। तो मैनेज किया, जैसे जितने दिन चला मैंने मैनेज किया, मैं कर रहा था। तो बट वही है कि कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत लॉस होता है इस चीज़ का। मेरे साथ होता है, मुझे नहीं पता औरों के साथ होता है या नहीं होता। मेरे साथ होता है, मुझे पढ़ने में मज़ा तब आता है जब कंटिन्यूअस रहे चीज़ें। कल मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, तो आज हम चैप्टर 1 रिवाइज़ कर रहे हैं, और फिर चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं अगले दिन। तो वो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई मेरी, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ लाइक अक्टूबर अक्टूबर तक चलती रही, और मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था सर गंगाराम हॉस्पिटल से। उन्होंने हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी को इतना ज़्यादा, मतलब वो जितना
खींच पा रहे थे ना उस पॉलिसी से पैसा, वो खींच रहे थे, बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। हम 2025 जून में हॉस्पिटल गुड़गांव गए। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर, छोड़ो यार, कहीं एक डॉक्टर है, ठीक है, पेनक्रियास के स्पेशलिस्ट हैं वो, मतलब पेट के लिए स्पेशलिस्ट हैं वो। तो उनको हमने दिखाया, उन्होंने प्लान किया कि सर्जरी कर देंगे हम, वो डक्ट को काट के और दूसरी जगह इंटेस्टाइन से जोड़ देंगे पेनक्रियास को, और स्टोन्स जितने होंगे वो हम मैनुअली रिमूव कर देंगे। पहले मम्मी के लेजर से स्टोन्स को रिमूव किया जा रहा था, या फिर अंदर पाइप को डाला जाता था एंड पाइप से वो स्टोन्स को निकाला जाता था और अंदर एक स्टंट प्लेस कर दिया जाता था। तो ये हर दूसरे तीसरे महीने में प्रोसेस रिपीट हो रहा था मम्मी को। तो इससे गले में भी दर्द होता था, पेट में भी दर्द होता था। अब गलती से ही खाना तक अटक जाए तो कितना दर्द होता है, उनको इतना सब कुछ सहना पड़ता था। वो इतना मोटा पाइप गले से निकालते थे, अंदर तक जाता, जलन भी होती थी, इनफैक्ट जख्म भी हो जाते होंगे। तो वो सब झेलना पड़ रहा था मम्मी को। वो चीज़ें देख के इतना ब्रेक डाउन हो जाता है मेंटली आदमी। तो फिर भी हम झेल रहे हैं इन चीज़ों को, अभी तक झेल रहे हैं। तो वहाँ पे गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल में उनकी जो असिस्टेंट थी, मतलब डॉक्टर ज़्यादा तो ओटी में रहते थे वो, तो जो असिस्टेंट थी, मतलब उस हॉस्पिटल का ना ऐसा तो 5 स्टार होटल बना रखा है। वहाँ पे इंटरनेशनल वो आ रहे हैं, सभी के सभी पेशेंट्स। कोई नाइजीरिया से आ रहा है, कोई कतर से है वहाँ पे, कोई रशिया से है वहाँ पे। मतलब पूरा का पूरा तुम्हें मेला जो देखने को मिलेगा ना, जितने भी लाइक दिल्ली एनसीआर में जितने भी ये फॉरेन के लोग रहते हैं, वो सब वहीं पे आ रहे थे। तो इस करके वहाँ के हर चीज़ के प्राइस स्काई रॉकेट। मॉल बना रखा है, हर जगह पे वेंडिंग मशीन लगा रखी है, हर जगह पे सोफास डाल रखे हैं, कॉफ़ी मिल रही है वहाँ पे आपको। और हॉस्पिटल कम लग रहा था वो, मॉल ज़्यादा लग रहा था। तो उन डॉक्टर ने बोला कि ऐसे-ऐसे आप हार्ट की क्लीयरेंस ले लो। हमने हार्ट की क्लीयरेंस ली। स्ट्रेस ही कोई मम्मी की कि किसी मतलब उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में ऑपरेशन के टाइम पे, वो भी कर लिया हमने। हमने सीटी स्कैन करा लिए, कम से कम हमारे 50 से 60 हज़ार इन हैंड हमने मतलब दिए उनको पैसे, और तब ये सब चीज़ें हुई। फिर उनकी जो असिस्टेंट थी डॉक्टर की, उन्होंने बोला कि जो गंगाराम से आपकी लास्ट डिस्चार्ज समरी भेज दो आप। तो उस टाइम पे हमारे पास नहीं थी, वो घर पे रह गई थी यहाँ पे गाँव में। तो बेटर ये था कि हम गुड़गाँव से भाग के जाके दिल्ली सर गंगा राम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज समरी की एक कॉपी ले आए। हम वो लेके भी आए, सेम डे हमने उनको लेते ही हमने उनको इमेज सेंड की, और सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने सोचा चलो अब तो ठीक है। उन्होंने बोला कि ट्यूसडे को हम आपको डेट दे रहे हैं। डेट भी मिल चुकी थी। डिस्चार्ज समरी देखते ही उनका कॉल आता है असिस्टेंट का कि डॉक्टर तो ना फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और हम इसको बाद में प्लान करेंगे। मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं था ये। तो उनको पहले नहीं पता था, कि सैटरडे को नहीं पता था कि डॉक्टर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं ट्यूसडे को। तब उन्होंने क्यों बोला कि आपको डेट मिल रही है ट्यूसडे की? अच्छा, बाद में हमने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो फिर कोई दवाई दे दीजिए। उन्होंने क्या बोला कि दवाई का क्या करेंगे आप, अभी इनको ना स्वेलिंग है और आप ना अभी थोड़ा रेस्ट करो। मतलब स्वेलिंग है तो आपने हमें ओपीडी के टाइम पे क्यों नहीं बताया, जब हम रिपोर्ट्स आपके पास लेके आए कि ऐसे ये रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। और आपको बताना चाहिए ना, आप डॉक्टर हो, आप असिस्टेंट हो, कन्वे डॉक्टर ना कर पाए तो असिस्टेंट कन्वे कर दे इस चीज़ को कि इनके पेट में स्वेलिंग है एंड अभी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। बाद में वो कहते हैं, जब हमने बोला कि एटलीस्ट मेडिसिन तो लिख दो कुछ, मेडिसिन का क्या करेंगे, इनको पेट में स्वेलिंग है, थोड़ा रेस्ट दीजिए, उसके बाद सर भी आ जाएंगे और ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे हुई, तो हमने सोचा ये बस लूट खाएँगे। इसके बाद हमने फिर से हॉस्पिटल चेंज किया, हम गए आईएलबीएस हॉस्पिटल, दिल्ली में ही, इसी चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है वो। तो वहाँ पे भी चीज़ें स्मूथली नहीं गईं, बिकॉज़ वहाँ पे जो हमारा इंश्योरेंस है वो वर्क नहीं कर रहा था, और अब तक हम इतना फाइनेंशियली ड्रेन हो चुके थे कि हमारे पास ना सेविंग्स बची थी, ना और कुछ बचा था। और हमने सोचा कि चलो ठीक है, आईएलबीएस हॉस्पिटल में भी नहीं हो रहा, गंगाराम वाले तो बस लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं पैसे, और फोर्टिस में नहीं बना, क्या करें? हमने सोचा एम्स में चलते हैं। हम दिसंबर 2025 18 तारीख को एम्स में गए, और 18 तारीख से दिसंबर से लेके हम आज, आज क्या डेट है? अच्छा, 3 मार्च, 3 मार्च तक हम एम्स के चक्कर काट रहे हैं, हर हफ्ते 1 से 2 बार। पहले हमें लगा कि सिर्फ पेनक्रियाज में इशू है,
हमने डॉक्टर से मतलब दिसंबर से जनवरी तक का हमें एंड तक का टाइम लग गया जनवरी में, उनकी डेट लेते लेते। और वो अपने तरीके से इस केस को कम्प्लीटली हैंडल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक बार स्टंट रिमूव करते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। बट अचानक से मम्मी को यहाँ पे कोलर बोन के पास गांठ हो गई। हमने इतना नोटिस नहीं किया। एक दिन दादी के पास आई थी मम्मी ऐसे बैठे हुए, दादी ने बताया कि यो क्या हो गया तेरा। तो हमारा भी ध्यान गया उस टाइम पे। फिर हमने सोचा हमें नेक्स्ट डे दिल्ली ही जाना था, तो हम दिल्ली भी गए और वहाँ पे हमने डॉक्टर लाइक जो उनका फॉर्मेलिटी कुछ थी एडमिशन की, तो वो करवाई। फिर हमने सोचा कि एक बार ये ना गले वाला भी दिखा देते हैं, और क्योंकि वो पाइप से ही स्टंट डालते हैं अंदर, तो उसमें इशू ना आए। तो हमने सोचा एम्स में जब हमें सिर्फ पेनक्रियाज का दिखाने में 1 से 1.5 महीना लग चुका है, तो इससे अच्छा हम एक बार पानीपत चले जाते हैं, पानीपत जाके हम दिखा लेंगे। तो हम पानीपत आए गले के लिए दिखाने स्पेशली। सुबह सुबह वहाँ से भागे 6-7 बजे यहाँ पे आए, सोचा कि शाम को फिर वहाँ पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट डे हमारा एडमिशन था ही वहाँ पे एम्स में स्टेंट के लिए। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर ने ये बोला कि आपको ना कुछ कंडीशन थोड़ी है वर्स। तो उन्होंने बोला कि आपको एक बार जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे ना वहाँ पे पेनक्रियाज वाले, उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में। और इसी के साथ साथ आप एक एफएनएसी की रिपोर्ट होती है, तो यहाँ से थोड़ा लिक्विड निकालता है गांठ के अंदर से ही, और उसकी स्लाइड्स मतलब उसको टेस्ट करा ली जाए। तो उसमें थोड़ा नेगेटिव कुछ चीज़ें आई जो बड़ी तकलीफ की तरफ संकेत कर रही थी। एंड हमने डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन डॉक्टर ने बोला कि पेनक्रियास वाला चीज़ रुक सकता है अभी। हालांकि मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो दो दो तीन तीन एक दवाई है। अ, वो दवाई पेन किलर है, बट वो लीगली मतलब उसको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई देता ही नहीं है। और ना वो इतनी ज़्यादा लेनी चाहिए, बट कि मेडिकल वाले जिनसे हम लेते हैं वो बोलते हैं कि आप कितनी कितनी खा रहे हो, क्योंकि इससे किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, बट उसके बिना काम नहीं चलता बिल्कुल भी मम्मी का। ओके। तो हाँ, उन डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार यहीं पे एम्स में दिखाओ और यहाँ से क्लियरेंस ले लो कि ये गले वाला क्लियर है और मैं आगे प्रोसेस चालू करूँगा। उन्होंने डेट आगे पोस्टपोन कर दी। तो फिर हम मेडिकल वाले उसमें गए, लाइक गले वाले यहाँ पे। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि एफएनएसी की रिपोर्ट्स वगैरह देख के उन्होंने बोला कि एफएनएसी हम यहाँ पे एम्स में भी करेंगे एक बार। तो उस बार बार यहाँ से वो लेने के बजाय हम पानीपत से ही जहाँ पे हमने एफएनएसी की रिपोर्ट कराई थी, तो स्लाइड्स लेके गए और वो स्लाइड्स वहाँ पे दी। कम से कम 1 से डेढ़ डेढ़ 2 हफ्ते तक वो स्लाइड्स वहीं पे रही। 1.5 से 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स एफएनएसी की देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मेबी उन्होंने सस्पेक्ट किया कि उनको मम्मी को नॉन हॉडकिन लिम्फोमा है, जो कि एक कैंसर का वेरिएंट है। और सस्पेक्टेड थी ये चीज़ें, बट फिर उन्होंने बोला कि आप मेडिकल, वो सर्जन थे, हमने सोचा कि गांठ होगी तो निकाल देंगे, बट वो सर्जन थे। उन्होंने हमें फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भेजा। वहाँ पे भी हमें कम से कम 1 से 2 हफ्ते बाद हमें मिली अपॉइंटमेंट, तब जाके चीज़ आगे हुई। फिर उन्होंने बोला कि आप बायोप्सी करा लीजिए, तो मम्मी की बायोप्सी हुई 12 फरवरी 2026 में। कब से लेके कब तक हम यहाँ पे आए हैं, और बायोप्सी की रिपोर्ट भी 2 हफ्ते बाद आई, यानी अभी 26 फरवरी 2026। तो तब क्लियर हो गया कि हाँ, मम्मी को गले में कैंसर ही है। और डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना होगा और कीमोथेरेपी चलेगी मम्मी की। तो कीमोथेरेपी सुन के मतलब जो 2 हफ्ते हमारे कटे हैं ना बायोप्सी के बाद से लेके अब तक, हाँ, इसी बीच हम इतने ज़्यादा एम्स में हमारे चक्कर लग रहे थे कि पापा को ये बोला गया, जहाँ पे पापा मेरे पापा टेलर हैं। तो जहाँ पे पापा काम करते हैं शोरूम में, वहाँ पे उनको पापा को बोला गया हमारा काम ऐसे नहीं चल रहा, आप छुट्टी कर रहे हो, और बीच में दो दो तीन तीन दिन आपको जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया पापा को। तो मतलब जनवरी जनवरी में हाँ उनको निकाल दिया था 4 से 5 के आसपास। तो 2 महीने से मतलब एक तो पापा घर पे हैं, फिर ये वाला स्ट्रेस की कहीं ना कहीं डॉक्टर ने पहले ही जाहिर कर दिया था ये चीज़
ये हो सकता है, सस्पेक्ट किया था उन्होंने। तो हमें लग रहा था कि होगा, और मन में सुन के ही इतना डर बैठ गया कि 12 तारीख से लेके 26 तारीख का दिन हमारे इतने मुश्किल से कटे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही थी। और जब 26 को ज़ाहिर हो गया तो बस ऐसा लग रहा है कि मतलब बस सब खत्म। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट कराओ, हम एडमिट कराने के लिए ऊपर लेके गए। ऊपर जाके अब जब एक बार वो छिड़ जाती है ना चीज़, जो गाँठ थी, तो वो स्टेज बहुत जल्दी चेंज करती है अपना। मान लिया हमने कहीं न कहीं शायद अर्ली डिटेक्ट कर लिया या मिड स्टेज में डिटेक्ट करा, तो फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है वो चीज़। और ऊपर जाके हमें पता चलता है कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है एम्स में, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ना एक बच्चे की वीडियो देखी थी मैंने, वायरल हुई थी, जिसमें रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब वो रिपोर्टर को बता रहा है कि जब खत्म हो जाएँगे तब इनका इलाज चालू होगा क्या? मतलब एक हमारे इंडिया की गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंफ्रा पे सवाल है कि आप लोग क्यों नहीं एक बार हेल्थ केयर को अच्छे से बेटर कर दिया जाए, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, अमीर से अमीर है, वो करवा लेते हैं अपने इलाज, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो वैसे भी करवा लेते हैं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। बट जो हम जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास, जो मतलब शायद भीख माँग के भी कमा के खा रहे हैं, उनके लिए भी शायद हेल्थ केयर उतना ही ज़रूरी है जितना एक पीएम के लिए, क्योंकि लाइफ मैटर करती है हर किसी की। और हमने हर तरीके की कोशिश कर ली कि हमें बेड्स मिल जाए, जल्दी बेड्स मिल जाए, बट नहीं हो पा रही चीज़ें। और फिर मन में ये चीज़ें आती है कि हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा। हुँ, ना मम्मी ने किया, ना पापा ने किया। कभी किसी के बारे में गलत इंटेंट नहीं रखा कि हमसे ज़्यादा वो है, किसी के बारे में जेलस हुए हो, और जितना हमें मिला हम उसमें खुश रहे हैं। ना, बल्कि 4 लोगों की हमारी फैमिली लगा लीजिए, एक-दूसरे से ही हैं हम जो भी हैं। और अगर एक को भी कुछ होता तो अभी मम्मी 12 तारीख से नाना-नानी के पास है, और घर ना ऐसे खाने को आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया मतलब मम्मी को वहाँ पे, हालाँकि हम मिले हैं बीच में, अभी जैसे 26 को गए थे, और बट फिर भी घर में ऐसा अकेला-अकेला लगता है, खाली हो चुका है बिल्कुल। और फ़ोन चला रहे तो ठीक है, बट उसके बाद अगर हम ऐसे बैठे हैं नॉर्मली, तो मन, बहुत कुछ चल रहा है चीज़ें मन में। और इतना जैसे वेटिंग में बैठना पड़ रहा है, वहाँ पे लाइन्स में खड़ा होना पड़ रहा है, तो मम्मी की कंडीशन भी नहीं देखी जाती। वो उनसे ज़्यादा देर ऐसे सिटिंग पोज़ीशन में नहीं रहा जाता, वो लेटे रहते हैं, उनको लेटना ही पड़ता है। इससे थोड़े दिन पहले की ब बात है, और ऐसा नहीं कि मैं कहीं न कहीं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं ठीक करूँ चीज़ें। अभी थोड़े दिन पहले एक स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत थी। यूट्यूबर हैं सार्थक गोस्वामी, मैंने उनके पास अप्लाई किया। मेरा इंटरव्यू सॉरी, जो-जो उनकी टास्क थे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो सब मैंने कंप्लीट की, और मैंने जॉइन भी किया एज़ अ इंटर्न। बट विदिन 1 वीक बायोप्सी की डेट मिली, यानी 2 फरवरी को शायद मैंने जॉइन कर लिया था उनको। बायोप्सी की डेट मिलने के बाद मुझे कहीं न कहीं ये था कि अ, वो कट तो लगाएँगे, कट करके वो वहाँ से टिश्यू निकालेंगे, तो मुझे ये था कि मम्मी को नीड पड़ेगी, हेल्प पड़ेगी, मतलब ज़्यादा केयर की नीड पड़ेगी, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो मैं वहाँ पे भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब देख रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ कि किस्मत एकदम से इतना पीट रही है ना हमें, हद से ज़्यादा। और ये जितना भी मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक टफ टाइम को याद करने के लिए कि इतना सब हो चुका है, इतना सब हम झेले हैं, और जब कभी ना कभी तो अच्छा टाइम आएगा, और अच्छा टाइम आएगा तो ये चीज़ के देख के शायद मैं खुश होऊँगा कि हमने ये चीज़ें निकाली हैं। यहाँ से गुज़रे हैं हम, और डट के खड़े थे सब साथ में।
अभी जब बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर से वही टेंशन, जैसे 12 दिन कैसे कटे। अब तो हमें पता भी चल चुका है कि मम्मी को ये प्रॉब्लम है, तब हर जगह कोशिश कर चुके हैं कि बेड्स मिल जाए। अब सोच रहे हैं कि एम्स में, यहाँ पे दिल्ली वाले कैंपस में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम अपना केस ट्रांसफर करा लें। सबसे गंदी बात एम्स के डॉक्टर्स की ये है कि हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उनके जो मन में है वो करेंगे। अभी जब बायोप्सी हुई मम्मी की तो उन्होंने स्टेरॉइड लिख दिए। पापा को इतनी नॉलेज हो चुकी है दवाइयाँ देख के कि उनको पता है कि स्टेरॉइड से मम्मी की शुगर बढ़ती है, बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है, 500-600 पहुंच जाती है, जो कि हुआ भी। स्टेरॉइड लेने के बाद मम्मी की शुगर 555 556 ऐसा थी। पापा ने वहीं पे डॉक्टर को पिन आउट की, पिन पॉइंट करके बोला कि सर ये तो स्टेरॉइड्स है। और डॉक्टर ने बोला ज़्यादा डॉक्टर मत बन। तो मतलब वो चीज़ उनको क्यों नहीं दिखती? हमने सब कुछ उनको कंडीशन बता रखी है, तो उनको क्यों नहीं दिखता? तो हमने स्टेरॉइड वो बंद किया, तब जाके उनकी शुगर 3 से 4 दिन में नॉर्मल हुई। और शुगर हाई होती है तो ज़ख्म भरने में भी टाइम लगता है। तो यही चीज़ बेड्स को लेके जैसे 26 को मेरा मेरे को ये था कि बस जल्दी से जल्दी मम्मी का ट्रीटमेंट चालू हो जाए। और मन इतना घबरा रहा था वहाँ पे। एक पेशेंट थे, वो उनकी वाइफ़ थी। अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, कीमो लगी हुई थी, तो अचानक से वो लंबी-लंबी साँसें लेने लग गए। और वो देख के इतना डर लग रहा था। उनकी वाइफ़ ने मतलब अपने घर पे फ़ोन किया कि तो हर चीज़ दिमाग में घूमने लगती है। और मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मैम कितना टाइम लग जाएगा? और सेम चीज़ वहाँ पे हुई, वो डॉक्टर सुनने को ही रेडी नहीं होते। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो शायद भगवान से भी ऊपर हो चुके हैं वहाँ पे, इतना ईगो है उनमें। तो कुछ चीज़ों के आंसर अगर हम ले रहे हैं, अगर उनसे हमें थोड़ा तसल्ली मिल रही है, तो शायद उनको भी एम्पैथी दिखानी चाहिए इस चीज़ को लेके। मैंने मतलब उनको अचानक से इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने, मतलब मैं सवाल पूछ रहा था तो उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया और बोला कि सिक्योरिटी इनको बाहर लेके जाओ। तो मैं डर गया वहाँ पे कि कहीं ये इलाज करने से मना ना कर दे। तो मैं वहाँ पे रूम को छोड़ के पीछे भाग गया, मतलब जहाँ पे मम्मी और वेट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी बिल्कुल वहाँ पे फर्श पे लेटी हुई है, उनसे बैठा नहीं जा रहा, वहाँ पे पूरा दिन वेट नहीं हो पा रहा, नहीं दिखती देखी जाती वो चीज़ें। अब जैसे वहाँ पे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कम से कम 1 महीना का नंबर नहीं आने वाला। और 1 महीना कैसे कटेगा हमारा, हमें नहीं पता। सोच रहे हैं कि झज्जर ट्रांसफ़र करा लें, तो ये नहीं पता कि वो डॉक्टर, उनका सिस्टम ही इतना वो है कि अब हमारी जो भी फ़ाइल है वो हमें नहीं देते। जो हमारी ओपीडी की जितनी भी रिपोर्ट्स वग़ैरह सब कुछ वहाँ पे डॉक्टर्स के पास रहती है। और वो है अब 7th फ्लोर पे। अब 7th फ्लोर वाले हमें नहीं देंगे अगर हमें डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि उसपे अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वो फ़ाइल नीचे नहीं आएगी। अब हम थर्सडे को डॉक्टर एक ही दिन ओपीडी लेते हैं। और सबसे घटिया बात, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ना तो बेड्स हैं उनके पास, ना वो ओपीडी लेते हैं। 26 तारीख को फिर हम वहाँ से होटल में गए और थोड़ी बहुत बातें हुई हमारी। तो मैं वहाँ पे मम्मी-पापा के आगे नहीं रो सकता, क्योंकि मैं रोया तो वो भी रोने लगेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो रोए। थोड़ी बहुत ऐसे इमोशनल बातें हो गई मम्मी के साथ। मतलब तो अभी ये सोच रहे कि झज्जर ट्रांसफ़र कराएँगे केस को, तो उसका भी नहीं पता कि वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें भी हमें ब्लेम कर दे किसी न किसी बात पे, हमारी फ़ाइल उठा के बाहर फेंक देंगे। तो जैसे वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि हमारा तो 6-6 महीने से वेटिंग में, मतलब 6 महीने उन्होंने बोला था हमें भी कि इतने दिन में आ जाएगा, बट वो 6-6 महीने तक स्ट्रेच होती है चीज़ें। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसमें फ्री में इलाज होगा, वहाँ पे कीमो के प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं। 4-4 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख।
और कन्वीनर मैम ने एक बात बोली थी कि बेटा तू डिप्रेशन में है चला जाएगा। वो किसी और रीजन से बोली थी उन्होंने, बट वो खुद की उसके लिए बोली थी उन्होंने, क्योंकि मेरा उनको लगता है ना कि मैं रेबेलियस नेचर हूँ और इस नेचर की वजह से मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। बट उस नेचर की वजह से मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। जो जितनी सिचुएशंस मेरे साथ हो रही है, जितना हमारे साथ हो रहा है, शायद इनकी वजह से डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं शायद जा भी चुका था। 1 साल से मैं इतना वेट गेन कर चुका हूँ, इतनी डल स्किन हो चुकी है, जैसा मैं पहले था वैसा मैं दिखता नहीं हूँ। ये ये खुद के लिए कुछ करने का मन ही नहीं करता है। फिर जैसे मैं बता रहा था कि होटल में मम्मी ने बोला कि बेटे बाल कटा ले, तो शायद मैं अपने बाल अभी कटाऊंगा। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं अब बड़े हो चुके तो अच्छे से कटिंग कराऊंगा। वह अब मम्मी ने बोला तो कटाने पड़ेंगे। और जिन्होंने भी जैसा जैसा किया है ना, मतलब ये लगा लो यार, मैंने ना, हमारी पूरी फैमिली ने जैसे हम चारों हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हम एक चींटी तक नहीं मारते हैं। एक ये रहता है कि हर चीज में जान होती है, हर चीज को बचाओ। मुझे कोई कुत्ता बाहर दिख जाए, सिर्फ कुत्ता नहीं, कोई भी जानवर मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करना। भूखा है तो उसको कुछ देना, भले एक जेब में 5 रुपए तो हाँ दिलाना। और हाँ, इन द एंड यही बोलूंगा कि कभी ना कभी तो चीजें ठीक होंगी। और जब चीजें ठीक होंगी तो जिन्होंने जैसा मेरे साथ बिहेव किया है, उनको कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी। हर किसी को पड़ती है। और जिनको जैसा जिसने मेरे साथ बिहेव किया उनको वैसा ही मैं ट्रीट करूंगा। अब मैं सीख रहा हूँ चीजें कि हर कोई दोस्त नहीं होता। और आगे मैं शायद कभी दोस्त बनाना भी नहीं चाहूंगा किसी को। और किसी स्पेसिफिक को नहीं टारगेट कर रहा मैं या हर कोई ऐसा निकला, हर कोई। तो हाँ, जिसने जैसा किया उसको वैसा शायद मैं ना, मेरे थ्रू ना मिले तो। हालांकि अब इतना यकीन तो नहीं है भगवान में, बट अगर कर्मा जैसी कोई चीज है तो दोबारा उनको भी सेम हिट करेगी। जैसा मतलब जो जैसा करता है वैसा होता है। अगर ये बात सच है तो मे बी उन लोगों के साथ भी वैसा ही होगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि हो। अगर 2 साल पहले वाले देश से चाहते हैं ना कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो क्या उसके साथ भी वैसा होना चाहिए, तो मैं कहता कि शायद नहीं। मैं तब शुरू शुरू में तो मैंने भी सोचा कि सबकी कंडीशंस मे बी कोई बिजी हो। कॉलेज के बाद हर किसी की लाइफ बदल जाती है। बट कॉलेज के बाद चलो माना, जो मेरे साथ के थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, उनकी लाइफ बदली। जो मेरे जूनियर्स थे उनका क्या, जो मेरे सीनियर्स थे जो पहले 1-2 साल मतलब निकलने के बाद भी कॉलेज से मेरे साथ टच में रहे, उनका क्या। तो फ्री थे। अचानक ही सबको कैसे क्या हुआ अचानक, मतलब समझ ही नहीं आता। हर क्या एक बंदा भी मतलब ये नहीं कि कभी तो मैसेज कर ले, कभी पूछ ले। और मैं कौन सा उनसे कुछ और मांग रहा था। ना मैं चाहता, ना मैं कभी किसी से कुछ लेता कोई। बट पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन, लाइक मे बी यही बात होगी। अब कंक्लूड तो माइंड कैसे न कैसे करना चाहेगा। तो कंक्लूड करने के लिए तो मैं ही सोचूंगा ना कि हाँ, मे बी उनको यही नीड थी कि हाँ भाई पोजीशन पे है तो बीइंग नियर बाय विल बेनिफिट देम आल्सो। और जब निकल गए तो भाई सब चेंज। तू कौन मैं कौन, है ना। बट ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी कभी ना कभी तो। कभी ना कभी तो सूरज उगेगा हमारे लिए भी। अभी रात चल रही है। ठीक है। अब कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है शायद। और स्ट्रक्चर भी मुझे नहीं पता कि किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट हाँ, बन चुकी है वीडियो। मैं एडिट करूंगा या ना करूंगा मुझे नहीं पता।
जैसे भी होगी रो रहेगी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, बट ठीक, बना ली मैंने वीडियो।